नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओल्ड मॉन्क्स। आज हम डिस्कस करेंगे फिलोसॉफी ऑप्शनल पेपर 1 जो मेंस 2019 में हुआ है उसके बारे में। सेक्शन बी का रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वी विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन, जिसमें आगे आगे हम देखेंगे। पहले तो आज हम जो क्वेश्चन नंबर 5 जो कंपलसरी होता है, सबको अटेम्प्ट करना होता है, वो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम थोड़े से आज डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट वीडियोज़ में हमें जो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 के बारे में डिटेल डिस्कशन करूंगा। सो वी लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ सेक्शन बी। एक्चुअली जिन लोगों को पता नहीं होगा तो उनके लिए थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि हाउ द पेपर इज़ कंडक्टेड। तो वी ऑल नो कि कोई भी ऑप्शनल के दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। लेकिन उसमें भी पेपर 1 में दो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होता है, जैसे फिलोसॉफी के बारे में बताओ तो सेक्शन ए जो है वो वेस्टर्न एंड कंटेम्प्रेरी फिलोसोफर्स उसके बेस पे आता है। और जो सेक्शन बी है वो होता है इंडियन फिलोसॉफी के बेस पे। तो सेक्शन बी से हम शुरुआत करते हैं। मोस्टली कैंडिडेट्स का सेक्शन बी ही काफ़ी अच्छा होता है। उन्होंने अपना चाइल्डहुड से मे बी उस चीज़ के बारे में उनको इंटरेस्ट होता है, इसीलिए वो फिलोसॉफी ऑप्शन लेते हैं। तो इसके वजह से उनको थोड़ा सा नेचुरल इंक्लिनेशन इस इंडियन फिलोसॉफी की तरफ दिखाई देता है। सो यहाँ है सेक्शन बी ऑफ इंडियन फिलोसॉफी, क्वेश्चन नंबर 5 ए। Justify the status of Abhava as a category of Vaisesika philosophy. Now this question is quite a simple. मुझे इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड ऐसा नहीं लगा कि जो कैंडिडेट अटेम्प्ट ना कर पाए या थोड़ा सा नो, तो कहते हैं ना आउट ऑफ बॉक्स आना, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है मेरे ख्याल से। इट्स अ क्वाइट गेस कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देर आर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ प्रोवाइडेड बाय और डिस्कस्ड बाय द वैशेषिका फिलोसॉफी, आउट ऑफ विच नॉन एग्जिस्टेंस जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, उसे अभावा कहते हैं। यानी व्हाट इज़ दैट एक्चुअली, यू हैव टू एक्सप्लेन इट। तो मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। आप वो मैंने पेज नंबर 227 ऑफ दत्ता चैटर्जी, मेरे पास 2014 का एडिशन है, इसीलिए मैंने वो स्पेशली लिखा है, क्योंकि कुछ लोगों के पास लेटेस्ट एडिशन होता है तो मे बी वो पेज नंबर मैच नहीं हो सकते। सो दैट्स वाई आई हैव सेड कि 2014 का वो मेरे पास का एडिशन है, तो आप प्रेफर कर लेना। बस वैशेषिका फिलोसॉफी में ही आपको दिख जाएगा अभावा, तो उसके बेस पे आप वो रीड कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली लिखना क्या है। नाउ अगर ये सिर्फ 10 मार्क्स का है तो पता होना चाहिए कि इसमें सब कुछ कवर नहीं करना है। मैं एक बेसिक बता देता हूँ कि पहले क्या करना है कि वैशेषिका फिलोसॉफीज़ में कैटेगरीज क्या होती है उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन दे। उसके बाद में ये सारी कैटेगरीज को मेंशन करे और थर्ड पैराग्राफ में अभावा को अच्छे से एक्सप्लेन करे। दिस शुड बी द प्रॉपर कवरेज ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5A। ओके, इसी को अगर आपको दत्त चटर्जी नहीं है, आपके पास सी डी शर्मा है, तो पेज नंबर 182 में आप अभाव के बारे में रीड कर सकते हैं। वहाँ पे वो सब दिया हुआ है, ठीक है। सो सेम रिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ सी डी शर्मा के पॉइंट थोड़े अलग तरीके से रखे जाते हैं। दत्त चटर्जी थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में प्रेजेंट किया है, तो आप वो भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5B, हाउ डू द योगाचारा बुद्धिस्ट डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड, डिस्कस। नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्वाइट प्रिडिक्टेबल। जैसे क्लास नोट्स में भी आपको ये मिल जाएंगे, अभावा से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको क्लास नोट्स में मिल जाएंगे। मैंने जानबूझ के क्लास नोट्स का रेफरेंस इसलिए नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज पर्पज़ ये है कि आपने रेफरेंस बुक्स रीड करने चाहिए। अदरवाइज़ वो ऐसा होने लगता है कि सिर्फ क्लास नोट्स के बेस पे हम यूपीएससी जैसी एग्ज़ाम देने जाते हैं और वी मेक अ ब्लंडर। तो ये सजेस्टेड नहीं है कि आप क्लास नोट्स के बेस पे इतनी बड़ी एग्ज़ाम अपीयर करने जाए। तो दैट्स व्हाई आई हैव रिकमेंडेड एवरी क्वेश्चन में मैंने आपको ये पेजेस नंबर के साथ बुक्स का नाम दिया हुआ है सो दैट आप वहाँ से पढ़ेंगे तो ही आपको बेहतर उस चीज़ के बारे में पता चलेगा। क्योंकि क्लास नोट्स जो भी है वो कभी किसी कैंडिडेट ने पढ़ के शॉर्ट में नोट्स बनाए हुए और उसी को आगे पढ़ाया जाता है, तो वो पढ़ने में इतना ये नहीं लगता। अच्छा, ये सिंपल सा पॉइंट है ऐसा लगेगा आपको जो अभाव की मैं बात कर रहा हूँ, बट टू एक्सप्लेन इट इन द फिलोसॉफिकल कंटेक्स्ट इज द नीड ऑफ आर एग्जाम। तो एग्जामिनर भी वही देखता है, इसीलिए आजकल फिलोसॉफी में मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि कैंडिडेट को नॉलेज ही इतनी छोटी होती है तो वो अच्छे से वो रिलेट नहीं कर पाता बाकी चीज़ों से। ओके, सो प्लीज रीड द रेफरेंस बुक्स। नाउ हाउ डू द योगाचारा बुद्धिस्ट डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड, डिस्कस। दिस इज़ अ क्वाइट अ सिंपल क्वेश्चन। बुद्धिज़्म यानी गौतम बुद्धा के बाद में फिर वो हीनयान महायान, वी ऑल नो कि उसके बाद में जो स्कूल्स डेवलप हुए हैं उसके बारे में
उसके 4 स्कूल्स डेवलप हुए हैं रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस के बारे में क्या कहना है सबका। तो उसी से नागार्जुना और बाकी सब फिलोसोफर्स आते हैं, क्लासेस आते हैं बुद्धिज़्म के, अलग अलग स्कूल्स ऑफ बुद्धिज़्म कहते हैं हम उसको। तो उसका ही एक स्कूल है योगाचारा, ओके, सौतांत्रिका भी कहा जाता है। तो इसमें आपका हाउ दे डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड, इसका बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया है। जो रेगुलर पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उनके लिए मुझे लगता है कोई दिक्कत वाला सवाल ये नहीं था। फिर भी अगर किसी को रीड करना है तो मैंने जो पेज नंबर दिए हैं CD शर्मा और दत्त चटर्जी के, आप वहाँ से योगाचारा बुद्धिस्ट के एग्जैक्टली क्या व्यूज़ थे रिगार्डिंग द एक्सटर्नल वर्ल्ड वो आप देख सकते हो, ठीक है। डिस्कस कहाँ है यहाँ पे, तो आपको ब्रीफली ये बात कभी भी ध्यान में रखिए कि टेल क्या होता है क्वेश्चन का। डिस्कस है, एनालाइज है, एलैबोरेट है, डिस्क्राइब है, उसके अनुसार आपको मेंशन करना पड़ेगा डेटा। अब यहाँ पे जब डिस्कस लिखा हुआ है तो यू जस्ट हैव टू गिव द पासिंग रेफरेंस ऑफ द अदर स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म, जैसे कि योगाचारा के पैरेलल जो है वो चारों का भी रिलेटेड टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड क्या ओपिनियन है उसको प्रूव नहीं करना है, यानी उसको पूरा डिस्क्राइब नहीं करना है, बस उनका ओपिनियन क्या है रिगार्डिंग द एक्सटर्नल वर्ल्ड आपको मेंशन करना पड़ेगा। डिस्कशन में सब चीज़ों को हम कवर करते हैं जो उसके पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में बैठने वाली है। तो योगाचारा बुद्धिस्ट के कंटेक्स्ट में बाकी 3 स्कूल्स को भी पासिंग रेफरेंस देना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू गेट द गुड मार्क्स, ओके। So next is, are the Charvakas consistent when they hold that inference is not a source of a knowledge? अब ये बहुत ही सिंपल और क्वाइट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि चारवाका में पूछेंगे तो क्या। तो सबसे इम्पोर्टेंट या उसका मेन क्रक्स जो है वो इन्फरेंस, यानी नॉलेज गेन करने के लिए कौन से माध्यम, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेस ऑफ नॉलेज, सोर्सेस थ्रू विच नॉलेज कैन बी अटेंड। तो इसमें परसेप्शन, इन्फरेंस, टेस्टिमनी, ऐसे कुछ ये होते हैं, वेज होते हैं, सोर्सेस होते हैं, उसके बेस पे हमें बताना होता है, एक्सेप्ट करना होता है कि वेदर, तो चारवाका इज डिनाइंग इन्फरेंस एज अ ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज, कि इन्फरेंस से हमें नॉलेज का पता चलता है, ये एक्सेप्ट नहीं करते। तो वो जो डिनाई कर रहे हैं इन्फरेंस को, तो वो कितने कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आती है। पहला, आपको ये बताना पड़ेगा कि चारवाका इन्फरेंस को डिनाई क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये बताना पड़ेगा, यानी उनके आर्ग्यूमेंट्स आ जाएंगे अगेंस्ट द इन्फरेंस, ठीक है। वो मेंशन करने के बाद आएगा कि चारवाका कंसिस्टेंट क्यों नहीं रहे और उनके आर्ग्यूमेंट्स में एग्जैक्टली कहाँ वो फ्लॉस उन्होंने पेश किए थे। तो फ्लॉस के बारे में भी आपको एक 2-3 लाइन लिखनी पड़ेगी। तो दैट विल मेक द डिस्कशन अबाउट द क्वेश्चन, ठीक है। इसके बारे में भी एक बहुत अच्छा डिटेल पैराग्राफ CD शर्मा और दत्त चटर्जी में दिया है, पेज नंबर मैंने मेंशन किए हैं। आप कंसर्न पेज नंबर पे जाके डिटेल पढ़ सकते हो अगर आपको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। देखो, ये 2 रेफरेंस बुक बहुत स्टैंडर्ड है यूपीएससी फिलोसॉफी मेंस इंडियन फिलोसॉफी के लिए, जो आप अगर दिल से पढ़ लेते हो तो बहुत बेहतर स्कोर करोगे आप फिलोसॉफी ऑप्शनल में, और कोई डर आपके मन में नहीं रहेगा, आई एम गारंटिंग दैट। सॉरी। सो ये था क्वेश्चन नंबर C ऑफ 5, चारवाका रिलेटेड था, क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। मैं थोड़े से जो थोड़े टफ जाने वाले क्वेश्चन है उसके ऊपर ही मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम दूंगा, ठीक है। सो critically, question number D of 5, critically discuss the metaphysical status of a jiva and purusha according to the Sankhya philosophy। अभी देखो, इनकी स्ट्रैटेजी होती है यूपीएससी की, कुछ थोड़ा सा इजी देंगे तो कुछ थोड़ा सा आपको थॉट प्रोवोकिंग एनालिटिकल व्यू कैंडिडेट का देखने के लिए वो सब ये कराते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि मेटाफिजिकल स्टेटस ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मेटाफिजिकल स्टेटस ऑफ जीवा भी बोला है, सिर्फ पुरुषा नहीं बोला है। तो कुछ लड़के जिनका एनालिसिस शायद कम हो सकता है, या उतना रेफरेंस बुक नहीं पढ़ा है, या सिर्फ क्लास नोट्स के बेस पे रिलाई करके एग्जाम देने जाते हैं, उनकी यहाँ दिक्कत होती है कि मेटाफिजिकल स्टेटस का क्या मतलब। और दूसरा क्वेश्चन उनके सामने आता है कि ये जीवा तो जैनिज्म में पढ़ा था मैंने, ये सांख्या की फिलोसॉफी में मैंने तो कभी पढ़ा नहीं है, तो ये कहाँ दिया होगा, मेरे क्लास में नोट्स में नहीं पढ़ा था या सर ने नहीं पढ़ा था। अभी ऐसी चीज़ें कभी कोई पढ़ाता नहीं है, ये मेरा पहला मानना है। दूसरी बात ये है कि जब कैंडिडेट का अगर उस सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो ना, तो उसमें मुझे लगता नहीं कि ऐसे सवालों में कोई दिक्कत आएगी। तो चलो देखते हैं ये है क्या। आंसर में क्या लिखना है, हियर कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू डिस्कस हाउ जीवा ऑफ जैनिज्म एंड पुरुषा ऑफ सांख्या आर डिस्क्राइब्ड इन अ मेटाफिजिकल सेंस, दैट इज हाउ दे आर क्वालिटेटिवली सेम बट क्वांटिटेटिवली डिफरेंट
how they are one in many, how they have the consciousness as their essential feature, etc. जिस प्रकार जीवा को जैनिज्म में एक्सप्लेन किया गया है उसी प्रकार से पुरुषा को भी सांख्या ने एक्सप्लेन किया हुआ है। उसी कंटेक्स्ट में ये मेटाफिजिकल स्टेटस दोनों का भी सेम है, जीवा और पुरुषा का, इसलिए उन्होंने उस प्रकार से पूछा है। कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं पूछा है। अगर ये समझ में आ जाता है कि जिस प्रकार जीवा ऑफ जैनिज्म इज डिस्क्राइब्ड, सिमिलर फैशन में पुरुषा भी डिस्क्राइब किया हुआ है। अब यहाँ पे क्रिटिकली डिस्कस, ये जो वर्ड इन्होंने डाला है ये मैटर करता है और ये एक्चुअली कैंडिडेट को एज देता है यूपीएससी मेंस में। अब वो क्या है? अलोंग विद दिस, क्रिटिकली कंपेयर द प्लूरलिटी ऑफ पुरुषा विद द व्यू ऑफ फॉलोइंग दीज: चारवाका, बुद्धिज्म, न्याय वैशेषिका मीमांसा एंड अद्वैत वेदांता पॉइंट ऑफ व्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिकॉज सी कुछ लोग ये डिकोड कर लेंगे कि मेटाफिजिकल स्टेटस यानी क्या हो सकता है। तो जीवा और पुरुषा, व्हेन दे आर इन ओरिजिनल फॉर्म, हाउ दे आर लाइक दैट, दे आर बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ दिस फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो वो थोड़ा सा उसके हिसाब से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। बट क्रिटिकली डिस्कशन का एक पॉइंट मिस हो जाता है कि कंपैरेटिव एनालिसिस किसका देना पड़ेगा। क्रिटिकली डिस्कस बोला है, यानी कि किसी का इस पर्टिकुलर पुरुषा और जीवा के बारे में ऑब्जेक्शन है। इसका मतलब जो जीवा जैनिज्म ने एक्सप्लेन किया है, जो पुरुषा सांख्या ने एक्सप्लेन किया है, ऐसा हो सकता है कि किसी और फिलोसोफर्स का उनके दिए गए व्यूज के अगेंस्ट अपना ओपिनियन हो सकता है, इजंट इट? तो उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। अब इन्होंने पूछा है, एनालिसिस यानी बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा क्योंकि वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बट डिस्कस बोलने के बाद आपको सिंपली ये बताना है कि किसका व्यूज सांख्या के पुरुषा के अगेंस्ट में किसने किस प्रकार से दिया है। चारवाका ने क्या बोला है, बुद्धिज्म ने क्या बोला है। जितने ज़्यादा व्यूज़ अपने फिलॉसफी के सिलेबस में से आप कंपैरेटिवली डालोगे अपने आंसर्स में, उतना आपका आंसर रीच होते जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन होगा कि ये चारवाका ने क्या कहा, तो उसमें मुझे चारवाका पढ़ना पड़ेगा क्या? बुद्धिज्म में कहा? ऐसा नहीं है। मैंने जो पेज नंबर दिए हैं 247, ये दत्त चटर्जी एंड सी डी शर्मा के, इसमें आपको बोथ, आई थिंक सी डी शर्मा में या नहीं है इतना, बट दत्त नहीं, शायद दोनों में भी है। दत्त चटर्जी में तो मुझे याद आ रहा है कि स्पेसिफिकली इन सब फिलोसोफर्स के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। सी डी शर्मा में भी है, यस। तो चारवाका, बुद्धिज्म, न्याय वैशेषिका मीमांसा और अद्वैत अद्वैत वेदांत के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग द metaphysical status of purusha have been comparatively placed in the given page numbers by these authors। तो आपको बस एक छोटा पासिंग पैराग्राफ रेफरेंस देना पड़ेगा जो क्रिटिकली डिस्कस करेगा कि अदर फिलोसोफर्स के इस बारे में क्या विचार है, एंड दैट विल मेक योर आंसर सिग्निफिकेंट। तो वो जो एक नहीं क्या 2 मार्क्स का एज आईएएस के लिए चाहिए होता है, वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ कि कैसे थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं। बस हमें समझ लेना है। अगर रिवीजन अच्छी है ना, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आ सकती है। चलो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डज मीमांसा इस्टेब्लिश द ऑथोरिटी ऑफ वैदिक नॉलेज? अभी देखो ये जो क्वेश्चन है इसके ऊपर का ये पुरुषा वाला और मेटाफिजिकल स्टेटस ऑफ दिस वाला, ये क्वेश्चन मैंने अपने टेस्ट सीरीज में थोड़े अलग तरीके से पूछे थे। नॉट एग्जैक्टली मेटाफिजिकल स्टेटस पॉइंट ऑफ व्यू, बट मैंने ये पूछा था कि पुरुषा के बारे में जो सांख्या के व्यूज़ है, आर दे कंसिस्टेंट? तो मैंने इस प्रकार से पूछा था, ठीक है। मेरे टेस्ट सीरीज में आप देख सकते हो वो क्वेश्चन है कि पुरुषास के बारे में जो सांख्या ने व्यूज़ दिए हैं, आर दे रियली कंसिस्टेंट? इसका पूछने का तात्पर्य ये था कि अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है तो डेफिनेटली कोई अदर फिलोसोफर्स का उसके अगेंस्ट में व्यू होगा। तो जिन कैंडिडेट्स ने उसके अगेंस्ट में व्यूज़ पढ़े होंगे उन्हें वो आंसर लिखता आया। तो ये थोड़ा सा टेस्ट सीरीज का ये फ़ायदा होता है कि कभी कभी हम उस क्वेश्चंस को अलग तरीके से जब लिखने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हम कुछ एडिशनल पॉइंट्स या चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो इसीलिए मैंने वैसे तरह से फ्रेम किया, तो फ़ायदा ये हुआ अगर जिन्होंने भी सॉल्व किया। 2 ऑफ माई स्टूडेंट क्लियर्ड द मेंस, दैट्स व्हाई आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग माई टेस्ट सीरीज। तो उन्होंने ये व्यूज़ पढ़ लिए थे, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं थी कि पुरुषा के बारे में उनको पता था कि अद्वैत, बुद्धिज़्म, चारवाका, न्याय वैशेषिका, इनके व्यूज़ अलग है। तो उन्होंने उस प्रकार से उसे प्रेजेंट कर दिया था, ठीक है। तो वो कभी कभी सिंपल जाता है अगर पढ़ा हो तो। Similarly, this question of how does Mimamsa establish the authority of Vedic knowledge?
मीमांसा काफ़ी छोटा टॉपिक है, लेकिन उस पे मैंने जब टेस्ट सीरीज़ बनाई थी तो आई वाज़ लाइक कि मैं ढूँढ के निकालूँ कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और ये सरप्राइज़ था मेरे लिए कि इस क्वेश्चन को जब मैंने देखा, तो मीमांसा थ्योरी ऑफ नॉलेज, ये जो दत्त चटर्जी में पेज नंबर 291 यानी 2014 के एडिशन में, ये जो पेज नंबर 291 पे दिया हुआ है मीमांसा थ्योरी ऑफ नॉलेज, ये अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो, 5-6 पेजेस का है कंप्लीट वो आप अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया है। और डायरेक्टली कि हाउ मीमांसा इस्टेब्लिश द अथॉरिटी ऑफ वैदिक नॉलेज, कि कैसे वो इस्टेब्लिश करवा रहे हैं। तो इसके लिए उसमें का जो पॉइंट नंबर 3 है, द वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, ये जो पेज नंबर 302 पे दिया है, ये आपको एक्सप्लेन करना है इस आंसर में। मैंने इसी टॉपिक पे, मीमांसा थ्योरी ऑफ नॉलेज पे 3 क्वेश्चंस बनाए थे। रिचुअलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, ऐसा मीमांसा की फिलॉसफी को कहा जाता है, वो वैसा क्यों कहा जाता है, ऐसे ये जो मीमांसा थ्योरी ऑफ नॉलेज है, इसमें मैंने टुकड़ों टुकड़ों में 3 क्वेश्चंस बनाए थे, जिसका एक पार्ट ये वैलिडिटी ऑफ नॉलेज में कवर हो चुका था। सो ऑब्वियसली जब आप ऐसे थोड़े से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, ये सिर्फ मैं मेरी टेस्ट सीरीज़ के बारे में ही बता रहा हूँ, ऐसा विषय में नहीं है, क्योंकि वो जस्ट रैंडमली रेफरेंस बुक को रेफ़र करने का यही फ़ायदा होता है कि आपकी पढ़ाई है ना होलिस्टिक होने के लिए आप थोड़े से प्रयास कर सकते हो। अदरवाइज़ वो सीमित रहोगे अपने क्लास नोट्स तक ही, तो आपको थोड़ा सा उसके उभर के बाहर अगर जाना है, तो यू हैव टू टेक एफर्ट्स टू दैट एक्सटेंट। तो इसीलिए आई एम सेइंग कि ये टेस्ट सीरीज में ये पॉइंट इंक्लूड करने की वजह से, जिन्होंने मीमांसा थ्योरी ऑफ नॉलेज कभी पढ़ा ही नहीं था, उस टेस्ट सीरीज के उस क्वेश्चन की वजह से उसको ऑटोमेटिकली पता चल गया कि हाँ, ये मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। बट क्या ऐसा पूछ सकते हैं? तो डेफिनेटली सबको पता है आजकल यूपीएससी कैसे रैंडम क्वेश्चंस पूछती है। तो वो एक बार, अगर वो सिंसियर कैंडिडेट होगा ना, तो वो एक बार गो थ्रू कर लेगा कि यार ये क्या है, मीमांसा थ्योरी ऑफ नॉलेज है क्या एग्जैक्टली। और उसके बाद से फिर वो अगर उसके रैंडमली उस टॉपिक पे अगर क्वेश्चन आ जाता है, तो ऐसे उसको फिर शॉक नहीं लगता, उसको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये क्या क्वेश्चन पेपर कहाँ से आता है। सो ये जो अथॉरिटी ऑफ वेदा और वैदिक नॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्वेश्चन आया था, ये डायरेक्टली दत्तायन चटर्जी से उठाया हुआ है। मैंने तो सी डी शर्मा रेफर भी नहीं किया, क्योंकि दत्तायन चटर्जी में बहुत अच्छे से ये सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। तो आपको, अगर आप रेफ़र करोगे, ये वीडियो देखते समय भी पॉज करके आप कर सकते हो, तो दत्तायन चटर्जी में आपको दिखेगा कि जो वैलिडिटी ऑफ नॉलेज वाला एक पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है वो, उसके पहले जो 2 पॉइंट्स है वो काफ़ी एलैबोरेटली एक्सप्लेन किया है उन्होंने थ्योरी ऑफ नॉलेज के बारे में, कि नॉलेज किसे माना जाता है, व्हाट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज अ नॉलेज। तो उसके बारे में उन्होंने अच्छे से ये सब एक्सप्लेन किया है, आप पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ा होगा तो। और लिखना क्या है इस आंसर में, तो मैंने क्लियर कट लिखा है कि जो वैलिडिटी ऑफ नॉलेज के बारे में जो डिस्कशन छोटा है, 1.5 पेज का है वो, उसको आपको सम अप करके 10 मार्क्स के लिए लिखना पड़ेगा। ठीक है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कंपलसरी होता है। हर क्वेश्चंस को आप क्वेश्चन नंबर 5 में जो ये 5 क्वेश्चंस है, ये आपको सॉल्व करने ही है, मैंडेटरी है, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है। तो पहले 3 तो मेरे ख्याल से काफ़ी सिंपल थे, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, एलैबोरेट नहीं किया, बिकॉज वो रेगुलर आप पढ़ ही लेते हो। क्वेश्चन डी एंड ई, ये जो थे, इसमें उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत कुछ घुमा फिरा के पूछा है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट किया। और शब्दों पे ध्यान दे, कभी भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन में कहाँ कहाँ पूछा है, पहले तो ये कर लेना है कि अंडरलाइन कर लेने हैं वर्ड्स को। जैसे क्वेश्चन नंबर डी में है मेटाफिजिकल स्टेटस को अंडरलाइन करो, जीवा अंडरलाइन करो, क्योंकि जीवा और सांख्या ये एक साथ पूछा गया है। उसके बाद क्रिटिकली डिस्कस को अंडरलाइन करो। फिर आपको पता चलेगा कि मुझे एग्जैक्टली 3 पैराग्राफ में क्या क्या कवर करना है, या 2 पैराग्राफ में क्या क्या कवर करना है उसके अनुसार। और वैसे ही अब मीमांसा का जो क्वेश्चन था, ये वैदिक नॉलेज को कैसे इस्टेब्लिश करता है, तो रिचुअलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म का भी पॉइंट मैंने यहीं से उठाया था, जो हमारे टेस्ट सीरीज में अगर आप कभी देख सको तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज का जो क्वेश्चन पेपर जो है अपना रिसेंट 2019 मेंस का, उसका क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन बी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 पे वीडियो बनाऊंगा, तो आप उससे प्लीज़ गो थ्रू करिए। पता चलेगा कि किस तरह से मेरा, यानी आप हम देखते हैं ना कि मेरी पढ़ाई सही दिशा में जा रही है या नहीं। तो ये बेस्ट अप्रोच होता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ और जो एग्ज़ाम में आ रहा है, आर दे इन लाइन विथ माई स्टडीज़, तो वो इंश्योर करता है कि हाँ ठीक है, मेरा रास्ता सही है, या अगर गलत हो तो पता चल जाता है कि वेर यू आर गेटिंग रॉन्ग। ओके, सो थैंक you for watching, guys. If you have any queries regarding this particular video, you can comment me or put me a mail. काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ,
एक्सट्रीमली सॉरी, कुछ होता ही है जब यूपीएससी क्लियर नहीं होती तो कुछ बाकी देखना पड़ता है. सो रिगार्डिंग दैट आई वाज लाइक बिजी विथ समथिंग, बट नाउ आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आने वाले समय में जो सिलेबस है मैं उसको कंप्लीट कर दूं. ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग. हैव अ गुड डे.